हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों के साथ बात करने वाला हूं हमारे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस न्यूज को कवर करें और इस पूरे के पूरे मैटर को डिटेल में समझें, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने इससे पहले बहुत बार ये बात सुनी होगी कि हमारे देश की संसद को भंग किया गया, हमारे देश में विधानसभा को भंग किया गया और किसी ऐसी दूसरी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको भंग किया गया। लेकिन क्या आपने इससे पहले कभी सुना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसी स्टेट बार काउंसिल को भंग कर दिया हो या फिर रद्द कर दिया हो? आज कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तरफ हमारे सामने है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और दूसरी तरफ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसी क्या क्या गड़बड़ियां थी जिसको ओवरकम करने के लिए बार काउंसिल को यह स्टेप उठाना पड़ा, इन सब चीजों को हम समझेंगे अपने आज के इस लाइव सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के इस न्यूज हेडलाइन को देख लेते हैं बार एंड बेंच से, जहां यह देखा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसॉल्व कर दिया है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को और एक स्पेशल कमिटी को अपॉइंट किया गया। चलिए समझते हैं इस पूरे मैटर को एक बार शॉर्ट में 30 सेकंड के अंदर यह समझ लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल है क्या और इन दोनों के बीच लेना देना क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि जितने भी आपके लीगल प्रोफेशनल्स हैं, लीगल जॉब्स हैं और उसके साथ ही साथ जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालता है। और इसको अपनी शक्ति मिलती है एडवोकेट एक्ट 1961 से। दूसरी तरफ हमारे पास स्टेट बार काउंसिल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल बॉडी है। स्टेट बार काउंसिल का काम यह है कि सर वो क्या करे, एक स्टेट के अंदर जो पूरा का पूरा लीगल प्रोफेशन है उसको मैनेज करे। मेनली ये एडवोकेट्स के साथ काम करती है कि एडवोकेट्स को कैसे एनरोल कराना है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनको लाइसेंस कैसे इशू करना है। अब इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी थी हमारे स्टेट के सभी बार काउंसिल को। क्या गाइडलाइंस थी? सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल रखा था कि हमारे देश में जितने भी एडवोकेट्स हैं जो कि बार काउंसिल का मेंबर हैं, बार काउंसिल में चयनित होना चाहते हैं यानी कि उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना चाहते हैं या बार काउंसिल में वोट डालना चाहते हैं, उन सबके क्वालिफिकेशंस को आप वेरीफाई करिए और उसके साथ ही साथ ये देखिए कि उन लोगों के क्रेडेंशियल सही है या नहीं। और इस चीज को बोला गया था कि सभी के सभी स्टेट बार काउंसिल वेरीफाई करें और एक एक्यूरेट डेटा बनाए जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे देश में सभी बार काउंसिल्स में जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं और जो एडवोकेट्स एनरोल्ड हैं वो सही एडवोकेट्स हैं। अब इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसी स्टेट बार काउंसिल्स थी जिसमें कुछ डिलेज आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिससे कि गवर्नेंस में प्रॉब्लम थी और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बारे में, जिसके साथ स्पेसिफिकली आज ये एक्शन लिया गया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को रिपीटेडली ये बात बोली गई थी कि आपको क्या करना है, एडवोकेट्स का वेरिफिकेशन करना है, लेकिन उनकी तरफ से उस वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा देरी हो रही थी। अब इस तरह की जो डिलेज थे उसको देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा वायलेशन है। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को बहुत सारे एक्सटेंशंस दिए जाते हैं, यानी कि उनका समय एक्सटेंड किया जाता है। जैसे कि सर जून 2023 में मिला एक एक्सटेंशन, नवंबर 2024 में मिला एक्सटेंशन, मार्च 2025 में मिला एक्सटेंशन, जिसके बावजूद जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है वो एक्यूरेट डेटा एडवोकेट्स का नहीं दे पाती है, जिस चीज को हमने इससे पहले भी कई बार पॉइंट आउट किया है। कोविड-19 के बाद भी 2023 में कुछ ऐसे डिलेज हुए थे जिसके बाद हमने क्या किया था, इनको एक्सटेंशन दिया था। जैसे कि आप यहां पे एक न्यूज को देख सकते हैं लॉ ट्रेंड से, जहां इस बात को देखा गया है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है एडवोकेट वेरिफिकेशन के लिए 31 मई को। ये अप्रैल 1 की खबर है, यानी कि 2 महीने के लिए इसको एक्सटेंशन मिला था। उसके बावजूद वो एडवोकेट्स का एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मैटर पे क्या इंटरवेंशन किया और क्या एक्शन लिया है, चलिए उसको देखते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 10, 2025 को एक लेटर इशू किया। इस लेटर को इशू करके उन्होंने ये बोला कि हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को इमीडिएट इफेक्ट से डिसॉल्व करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आपने जो ये फोटो लगाई है क्या ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की है? जी नहीं, ये कोई दूसरे व्यक्ति है जिनके जिक्र अभी होने ही वाला है। अक्टूबर 10 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को यह बोल दिया कि अब से आपको हम भंग करते हैं, आप ऑपरेशनल नहीं रहेंगे। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है 3 मेंबर्स की एक स्पेशल कमिटी, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सारे कामों को संभालेगी इंटरिम तौर पे, यानी कि जब तक वो अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। यहां पे इनका काम यह होगा कि इस वक्त बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने जो जो काम नहीं किए थे, एडवोकेट्स का वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, बाकी चीजों को चेक नहीं किया था, ये सब काम आपको करवाना है। साथ ही साथ आपको अगले 3 महीने के अंदर एक इलेक्शन कंडक्ट करवाना है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, ताकि एक नई बार काउंसिल फॉर्म करी जा सके। इसके चेयरपर्सन बने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा सर, जिनकी फोटो यहां पे, जो दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं और एक सीनियर एडवोकेट है। और उसके साथ ही साथ 2 और मेंबर आए, जिसमें से सीनियर एडवोकेट महेंद्र सिंह और सीनियर एडवोकेट नीरज
जो थे, जो कि प्रेसिडेंट थे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के, इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी को यह काम दिया गया है कि वो सारा का सारा दिल्ली बार एसोसिएशन का काम संभाल ले। अब इस कमेटी को टास्क क्या दिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि दिल्ली बार काउंसिल का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो सबका सब ये कमेटी संभालेगी। उसके साथ ही साथ उनके फंड, स्टाफ और रिकॉर्ड्स, हर चीज को चेक करेगी। यानी कि अब जो एडवोकेट्स का वेरिफिकेशन है वो डेटा भी यही कमेटी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ जितने भी डिसिप्लिनरी इशू हैं, यानी कि इस वक्त अगर इस बार काउंसिल की भंग होने के बाद कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है या पुराना कोई ऐसा है, तो उसको भी पूरा का पूरा तरह से मैनेज करने का काम इस कमेटी का होगा, क्योंकि ओरिजिनली बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ये पावर होती है एडवोकेट्स के वेलफेयर और जितने भी इलेक्शन मैटर्स हैं उनको ये डील करेगी, क्योंकि मेनली इस कमेटी को इलेक्शन करवाने के लिए ही बनवाया गया है। साथ ही साथ इस बात को इंश्योर करने बोला गया है कि जो एक्यूरेट रोल्स हैं, आपको ये बात पता होगी कि बार काउंसिल के इलेक्शन में कौन सा एडवोकेट वोट डाल सकता है, उसका नाम एक रोल में होता है, वो एक्यूरेट रोल्स मेंटेन किए जाएं, एडवोकेट्स को वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ही उनका नाम वहां पे रखा जाए ताकि फेयर इलेक्शन कराए जा सके। सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट को मानते हुए यह बात रखी गई है, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि सभी के सभी स्टेट बार काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है, जनवरी 31, 2026 तक उनके इलेक्शन हो जाने चाहिए। रिसेंटली हमने देखा छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे। तो हम यहां पे ये कह रहे हैं कि सर इस वक्त ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी बनी है, इन 3 मेंबर्स की कमेटी को भी जो डेडलाइन मिली है वो जनवरी 31, 2026 की मिली, और इनको बोला गया है कि इससे पहले तक आपको पूरा के पूरे काम कंप्लीट करने हैं, सारे एडवोकेट्स का वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, जिससे कि एक नई बार काउंसिल दिल्ली में फॉर्म करी जा सके। और यहां पे ये जो स्टेटस रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में भी जानी है अक्टूबर 2025 में सभी स्टेट्स की तरफ से। अब इस स्पेशल कमेटी का जो मेन पर्पस था वो क्या था, क्यों दिल्ली की बार काउंसिल को भंग किया गया? सर जो जितनी भी इरेगुलरिटीज देखी जा रही थी इस वक्त प्रेजेंट बार काउंसिल में, उसको दूर करने के लिए, एडवोकेट्स का डेटा जो कि वेरीफाइड नहीं था इलेक्शंस के होने से पहले, उसको वेरीफाई करने के लिए, और उसके साथ ही साथ टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देने के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए एक ऐसी संस्था को बनाना जो कि सारे के सारे काम को कर पाए। अब यहां पे मेन जो 2 बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, ये आपके दिमाग में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्लियर करती है। पहला तो ये कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कितनी पावर होल्ड करती है इन दी स्टेट बार काउंसिल, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस वक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के एनरोलमेंट, उनकी एलिजिबिलिटी और उसके साथ ही साथ उनके क्वालिफिकेशंस पे कितना ज्यादा ध्यान दे रही है। तो अगर आपके भी बैकलॉग्स क्लियर नहीं है और अगर आपके भी चीजें क्वालिफाइड नहीं है या कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बचा हुआ है, तो उसको जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अब हर एक स्टेट बार काउंसिल में जहां जहां पे भी इलेक्शंस पेंडिंग थे उनको जनवरी 2026 से पहले कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, AIB 20 के बारे में जितने भी सारी चीजें हैं, AIB 19 और 20 के बारे में, वो मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। आज शाम को भी 7:30 बजे एक लाइव है। चलिए, तो फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो और आपका जो भी ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाने से पहले सेशन को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रेगुलरली जुड़ना चाहते हैं, अपनी कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या मेरी क्लासेस की PDF चाहते हैं, तो वो सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप एक जुडिशियरी लर्नर हैं तो इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 18,999 में पूरे जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन, वो भी 1 साल के लिए। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि मेंटोरशिप भी चाहते हैं आप, तो आपको 24,999 में जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है। इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ मेरी फ्री मेंटोरशिप का एक्सेस भी देता है। तो अगर अभी तक आपने इसको शुरू नहीं किया तो जरूर शुरू कीजिए, ताकि आप अपनी इस जुडिशियल जर्नी को किक स्टार्ट कर सकें। उसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया था, जिसके रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि रैंक 2 विशाल ठाकुर जी अनअकैडमी से, रैंक 3 मीनाक्षी अनअकैडमी से, और रैंक 5 प्रियंका अनअकैडमी से। हम इन सबको बधाई देते हैं और साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपनी इस जजशिप के ड्रीम को अनअकैडमी के साथ पूरा करें। मिलते हैं आप सभी के